भारत और समकालीन विश्व एक, इसके अंतर्गत इतिहास और बदलती दुनिया। इस पाठ में खंड एक के अंदर कौन सी घटनाएं घटी है और कौन सी प्रक्रियाएं हुई है, ये हम लोग अभी देखेंगे। उसका हम लोग अभ्यास करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और इसके अंतर्गत हमें फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ था, ये सब कुछ जान लेना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस खंड में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नासीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। और वैसे भी आधुनिक विश्व की रचना, इसके अंतर्गत इन तीन घटनाओं का इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण योगदान बना है, ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ही ये अध्याय एक हमारा लिखा हुआ है। और हम लोग किसके बारे में जानेंगे अभी, जैसे कि मुक्ति है, स्वतंत्रता है और समानता को सहज और सुलभ और सामान्य करके हम लोग चलते हैं। तो इसके अंतर्गत इस क्रांति के दौरान जो जो घटनाएं, प्रक्रियाएं हुई थी, उनका अभी हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत और क्या क्या जानकारी है देखते हैं और भी अंदर जाके। और हमें और भी एक बात याद रखनी चाहिए कि इतिहास इन सबका ही रचा हुआ है, क्योंकि उस वक्त, उस दौरान ये सब कुछ क्रांति जब हुई थी, यही हमारा इतिहास है। और वैसे भी फ्रांसीसी क्रांति के जो क्रांति हुई थी, उसके जरिए ही हम लोग इतिहास के एक हिस्से को हमें समझने में मदद मिलेगी। जैसे कि ये जो क्रांति हुई है उस दौरान में, वही एक इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। वहां से हम लोग इतिहास, मतलब हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि उस दौरान क्या क्या हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और विशेषाधिकारी जो भी थे, वो आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई थी। और क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। उसके अंदर सबके जो अधिकार रहते थे वो एक समान थे। सबके अधिकार कैसे थे? एक समान थे। और हर एक व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिया जाता था। जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखा है, हमारे पुस्तक में लिखा है, उसी का अभी हम लोग पूरा विश्लेषण और उसी के दौरान हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। हर एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, हर एक जो भी मसला दिया गया है उसके ऊपर हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये जो सोच है वो राजनीति की एक नई भाषा का हिस्सा बन गई थी। और समानता और स्वतंत्रता की यह एक सोच जो है, एक नया केंद्र का विचार था। और लेकिन ये फ्रांस में, मतलब वहां पे घटी हुई ये घटना है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति के बारे में। अभी विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। मतलब अभी हर एक देश अलग अलग है, तो हर एक देश के अलग अलग कायदे कानून, वहां का विचार, राजतंत्र, ये अलग अलग। तो उसके हिसाब से अलग देशों ने, जो फ्रांस से अलग जो विभिन्न देश है, उन्होंने अपने बारे में कुछ अलग सोचा था इस तरह से। और दूसरी बात कि भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद निरोधी जो भी विरोधी आंदोलनों ने, जो भी आंदोलन हुई थी, विरोधी मतलब उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए थे, उसके कई विचारों में को नया जन्म दिया। क्योंकि एक लोगों का विचार अलग रहता है, दूसरे का दूसरा रहता है, तीसरे का तीसरा रहता है। इस तरह से अलग देशों के, अलग विभिन्न देशों के लोग, उनके विचार, ये सभी नया नया कुछ निकालते हैं उनके विचारों में। तो सबने अपने अपने विचार उस वक्त व्यक्त किए थे और सबके विचार अलग अलग थे। और इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे विचारों को जन्म दिया गया। और वो जो विचार थे वो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, यानी महत्वपूर्ण थे। लेकिन इन आंदोलनों की जो भाषा और मुहावरे को
18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। इस तरह से अभी आगे बढ़ते हैं। अभी अध्याय 2 में हम लोग जो पढ़ने वाले थे, अभी पढ़ने वाले हैं आगे जाके, तो यूरोप में समाजवाद के आगमन और उसे नाटकीय घटनाक्रम के बारे में हमें कुछ तो पढ़ेंगे, जिसके हम लोग चलते हुए रूस के शासक पर निकोलस सेकंड यानी कि निकोलस दो को सत्ता छोड़नी पड़ी। अभी देखिए बच्चों, ये सब कुछ फ्रांस है, यूरोप है, लेकिन वहां पे भी जो क्रांति घटी है, जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी है, उन्हीं का हम लोग अभी ये अभ्यास करने जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे भारत देश का नहीं, तो ये सभी देशों का है, जहां जहां पे मुख्य मुख्य यानी कि एकदम हमें मुख्य विचारों से या वहां पे जो घटनाएं घटी थी और जो प्रक्रिया घटी थी, उसके बारे में भी हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं। जैसे भारत के अलावा यूरोप है, फ्रांस है, और आगे देखे हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं। जैसे रूसी क्रांति यानी रशिया, वहां पे भी क्रांति है, वहां पे भी कुछ अलग घटनाएं घटी है, कुछ अलग प्रक्रिया घटी है। अभी रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया, और इस क्रांति जो हुई थी, ये जो क्रांति है, उसने क्या किया कि आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की जो बेहतरी है, उसका एक सवाल ही उठाया। और इस अध्याय में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि नई सोवियत सरकार शुरू किए गए बदलाव और उनके सामने नई समस्या कौन सी है। अभी जब भी बदलाव आता है, कुछ चीज में हम लोग बदलाव करते हैं, अभी ये बदलाव और अगर इतने बड़े देश का है, तो वहां पे कुछ समस्याएं भी आएगी। समस्या तो है ही है, क्योंकि बदलाव के कारण कुछ समस्या आएगी, क्योंकि हम लोग कुछ नया विचार लेके आते हैं कि उदाहरण के तौर पे हमें यहाँ पे कुछ बांधना है। मैं उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ बच्चों, कि जैसे कहाँ पे पुल बांधना है या रास्ता करना है, या तो फिर कोई वहां पे उद्योग शुरू करना है, तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि वहां पे समस्या कौन कौन सी आती है। और हर एक चीज के जो बदलाव आते हैं, वहां पे समस्याएं तो आती है, और उससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अभी सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया ही बढ़ाया। मतलब रूस यानी रशिया, सोवियत हम लोग उसको बोलते हैं, तो वहां पे सोवियत रशिया, तो जैसे कि औद्योगिकरण किया है, तो वहां पे समस्या क्या देखते हैं, क्योंकि ये तो आगे बढ़ने की कोशिश है, जैसे कि औद्योगिकरण है, मशीनीकरण है, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का भी हनन भी किया, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते। लेकिन फिर भी समाजवाद का ये जो नारा है, वो विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3। अभी अध्याय 3 में हम लोग जर्मनी के बारे में जानेंगे, जर्मन में क्या क्या हुआ था। और इस अध्याय में तो हम लोग हिटलर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अभी हिटलर तो हमारे लिए एक ऐसी व्यक्तिमत्व है, जैसे हिटलर बोला तो जो हिटलर कहेगा वही हम लोग हुकूमत, मतलब एक हुकुमशाह था वो, जो वो बोलेगा वो वही करता था। इतना वो उसके अंदर पावर था, शक्ति था, और उसका उसने एकदम गलत तरीके से इस्तेमाल किया था उसे। हम लोग जब भी हम लोग अपना अध्याय पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग तो ये पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जानकारी लेंगे कि हिटलर के उदयवाद और नासीवाद की राजनीति का विश्लेषण उसमें किया गया है। और उसमें हम लोग नासी जर्मनी में औरत और बच्चों की दशा और स्कूल और उनके यातना गृहों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस अध्ययन से हम लोगों को यह पता चलेगा कि नासीवाद ने किस तरह से विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के
अधिकार से वंचित कर दिया था। और किस तरह से उन्होंने यहूदी लोग जो रहते हैं उन लोगों का कैसे सफाया करने के लिए यहूदी के विरोधी भावनाओं को भड़काया था और लोकतंत्र और समाजवाद के खिलाफ एक मारक ऐसा युद्ध छेड़ दिया था। और नाथसीवाद के उदय की ये कहानी सिर्फ कुछ घटनाओं और सत्ता की जो पैशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है। तो यह कहानी किस तरह की है कि विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहलाने देने वाली एक व्यवस्था की कहानी है। भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफी प्रभावित हुए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को नासीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। खौफ यानी एक डर सा उनके अंदर आ गया कि बाप रे, हिटलर, नासीवाद यानी कि जर्मन यानी डर, खौफ उसके अंदर आया था। आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रांसीसी क्रांति, अभी 14 जुलाई 1789 के सुबह यानी 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल छाया हुआ। क्या हुआ था? आतंक का माहौल छाया हुआ था और सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। अभी उसमें कुछ अफवाहें भी थी, कुछ झूठी खबरें भी थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था। ऐसी झूठी भी खबर फैला दी गई। इससे लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए और उन्होंने जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। और हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए, यानी उन्होंने जबरदस्ती से वहां पे प्रवेश कर दिया। अभी इसके अंदर क्या होगा कि वहां पे सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भागों की ओर चल पड़ा और बास्टिल यानी कि किले के जेल को तोड़ डाला उन्होंने। और जहां भारी मात्रा में गोला बारूद था यानी कि एनिमेशन था, जहां पे गोला बारूद सब चीजें ऐसी मिलने की संभावना थी, तो उस हथियार मिलने की जो संभावना थी, उन हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्टिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। अभी क्या हो गया आगे कि उनकी संख्या जो थी वो केवल 7 ही थी। अभी सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्टिल किला लोगों की घृणा का एक केंद्र था। अभी इसलिए क्या हो गया कि किले को ढका दिया गया, मतलब ढा दिया गया और अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए और इस ध्वंस को बतौर स्मृति के वो देखने लगे, उन्होंने देखा। आगे क्या हो गया? अभी इस घटना के बाद क्या हो गया, ये देखिए बास्टिल का ध्वंस किस तरह से हुआ है। अभी इस घटना के बाद वहां पे चित्र भी दिया है, हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर भी ये चित्र है जो मैंने यहाँ पे हमारे प्रकल्प में इसको रखा है। इस घटना के बाद क्या हो गया कि कई दिनों तक पेरिस तथा देशों के जो देहाती क्षेत्र थे उनमें कई और भी संघर्ष हुए और अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अभी क्या हो गया कि बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबी ऐसी घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दी गई। उसका परिणाम क्या हो गया? इसका परिणाम क्या हो गया कि फ्रांस के जो सम्राट थे उनको फांसी दी गई। लेकिन उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था और ये कैसे हो गया? आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। अपने अपनी कॉपी में इसका बराबर आपको जवाब लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग हमारे अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। चलिए।